युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब आपको बताएं कि बागडोर सेना के हाथ में आ गई है। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद केपी ओली ने न केवल पीएम पद से इस्तीफा वो दे चुके हैं, बल्कि अधिकांश मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको बताएं कि नेपाल छोड़कर वो भाग चुके हैं। अब नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। ये भी जानिए कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से अंतरिम पीएम के तौर पर नेपाल के पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव सामने आया है, जिनके नाम को लेकर सहमति बनती दिख रही है। 73 साल की है सुशीला कार्की, जिनका भारत से खास कनेक्शन है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से एमए की पढ़ाई की है। आइए एक बार फिर से हम सिद्धांत के पास ही वापस लौटते हैं और जरा समझते हैं कि ये जो नए जो सरकार का गठन, जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, वो किस तरफ जा रहा है। सिद्धांत, आप बताइए, क्या लगता है सुशीला कार्की, जिनके नाम की जोर शोर से यहाँ पर बातें की जा रही थी, उनके अंतरिम पीएम बनने का रास्ता क्या साफ हो गया है? क्योंकि कुछ विरोध के सुर हमें इनके नाम के प्रति भी सुनने को मिले थे। जी सिद्धांत। देखिए, अगर हम नेपाल की बात कर लें तो पॉलिटिकली वहाँ पर एक तरफ से इंस्टेबिलिटी का दौर है और बहुत सारे नाम ज़रूर आए हैं, पर अभी किसी नाम को डेफिनेटली कहना थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। जहाँ तक अगर हम भारत की पोजीशन की बात कर लें तो भारत के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके नागरिक को लेकर है, उनके नेशनल्स को कैसे वापस लाया जा सके। और जैसे आपने जिक्र करा, स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी चीन और नेपाल के बीच, वो भी खुल चुकी हैं। तो भारतीय श्रद्धालु जो कैलाश मानसरोवर से आ रहे हैं वो भी अब जा सकते हैं वापस नेपाल, और नेपाल से भारत आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं भारत एक तरफ से जो उसकी पोजीशनिंग होगी वो वेट एंड वॉच की होगी, क्योंकि नेपाल में अभी इंटरिम सरकार की नियुक्ति का एक तरफ से बड़ा फोकस है, उसके लिए बातचीत चल रही है। और मुझे लगता है इस वीकेंड तक शायद कोई इंटरिम सरकार अनाउंस हो सकती है। बिल्कुल। जैसा खबर सामने आ रही है, एक तो सुशीला कार्की के नाम की बातें सामने आ रही हैं, वहीं एक और नाम जो सिद्धांत सामने आया है वो कुलमन घिसिंग का भी है। वो 54 साल के हैं, सुशीला कार्की लगभग 78 साल की हैं। अभी जो युवा जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शन शुरू किया, वो कैसी सरकार चाहते हैं? क्योंकि पिछले सरकार के खिलाफ जिस तरीके का उनका रोष, उनका गुस्सा था, वो साफ था कि वो बिल्कुल तंग आ चुके थे। अब जो नई सरकार है उसको लेकर क्या उनका भी कोई से होगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जनरेशन जेड प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, और उनका बेसिकली मैसेज यही था कि वो ज़रूर चाहेंगे एक सरकार, क्या रुख होगा, क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, इस पे ज़्यादा टिप्पणी मेरे ख्याल से नहीं थी। पर कहीं ना कहीं बड़ा फोकस आम नेपालियों का यही होगा कि जल्द से जल्द स्टेबिलिटी आए। कल हमने तस्वीरें देखी थी, वो तस्वीरें जो बताती हैं कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही मिलके काठमांडू में सफाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब पिकिंग अप द पीसेस हो रहा है नेपाल के अंदर, और इसके अंदर आर्मी का एक बड़ा रोल है इसके अंदर। और प्रेसिडेंट और आर्मी कैसे एक तरफ से एक सरकार बनाते हैं, इंटरिम सरकार। इनफैक्ट आज हमने देखा कि कैसे जो नेपाली प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी और कहा कि हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और उसके लिए उनने लोगों को एक तरफ से कहा कि उनकी सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अभी जो काल चल रहा है नेपाल में वो थोड़ा इंस्टेबल है। बड़ा फोकस यही है कि एक तरफ से स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और क्या ये स्टेबिलिटी जल्दी आएगी और जो इंटरिम सरकार है वो किस हिसाब से इलेक्शंस अनाउंस करेगी, ये भी देखने वाली बात है। पर अगले कुछ महीने में ये क्लियर होगा कि नेपाल में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह सकती है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमारे करीबी एक जो देश है बांग्लादेश में, हमने देखा है एक इंटरिम सरकार है, पर करीब 1 साल से ऊपर का समय आ गया है, पर उन्होंने अभी ना पावर छोड़ी है, ना कोई दिशा दी है देश को। बिल्कुल। तो ये हमने नेपाल की स्थिति देखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 1-2 दिन पुरानी तस्वीरें हैं जब वहां पर तमाम सरकारी आवासों को आग के हवाले कर दिया था। जो जनता का गुस्सा साफ तौर पर देखा गया, जिसमें युवा ही सबसे ज्यादा हमने देखे। अब उसके बाद अब नए पीएम को लेकर भी अब फिलहाल जो अटकलें तेज हो चुकी हैं। इस जानकारी के लिए सिद्धांत, धन्यवाद करते हैं आप।